नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। और सबसे पहले क्या है इस घंटे की हेडलाइंस, डालते हैं नजर। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही रही बाधित। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा में राज्यसभा की ओर से दिए गए संशोधन के सुझाव के साथ फाइनेंस बिल 2023 वोटिंग के जरिए पारित। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बीजेपी सांसदों ने भी संसद में शिवाजी की प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस के सदस्यों ने सदन को किया अपमानित। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार से संबंधित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर लोगों को धोखा देने के लिए फर्जी डेटा निर्माण का लगाया आरोप। कहा, राज्य सरकार वित्तीय सहायता लेने के लिए गलत जानकारी देकर केंद्र को कर रही है गुमराह। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज कोर्ट में किया जाएगा पेश। यूपी पुलिस की एक टीम माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली से ला रही है प्रयागराज। और दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं। के कविता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टली। कोर्ट ने ईडी और के कविता को अपनी दलीलों के समर्थन में लिखित नोट जमा कराने को कहा। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ विपक्षी सांसदों ने अडानी समूह के मुद्दे पर सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में राहुल गांधी के अयोग्यता को लेकर भी नारेबाजी की गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद फिर वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी कर रहे थे और तख्तियां लहरा रहे थे। सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार विपक्षी सांसद पीठासीन के सामने तख्तियां लहराते नजर आए। विपक्ष के सांसद सेव डेमोक्रेसी और अन्य स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे थे। बाद में विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही करीब 10 मिनट तक चलती रही। इस बीच लोकसभा में राज्यसभा की ओर से दिए गए संशोधन के सुझाव के साथ फाइनेंस बिल 2023 पर वोटिंग हुई। वोटिंग के जरिए यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया और इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन यानी 28 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर विपक्ष की नारेबाजी के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब भारी शोर शराबे के बीच राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 और वित्त विधेयक 2023 मूल स्वरूप में लोकसभा में वापस लौटाया। उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्यसभा में हंगामे के बीच वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के पारित करा लिया गया। पिछले सप्ताह लोकसभा ने विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा में
आज जब दोपहर बाद 2 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की बैठक शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए थे। तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, डीएमके, वाम दल और अन्य सदस्य शोर शराबा करते रहे। हंगामे के बीच सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ऊपरी सदन ने विनियोग विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 को भी बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र बीजेपी सांसदों ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ संसद में शिवाजी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस के सदस्यों के सदन में काले कपड़े पहनने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने सदन को अपमानित किया है। पीयूष गोयल ने कांग्रेस के सदस्यों पर सदन को न चलने देने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति कोर्ट द्वारा 2 वर्ष के लिए दोषी करार हुआ है वो अपने आप ही अयोग्य घोषित हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अयोग्य घोषित होने का कोई ये पहला केस नहीं है। पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए बराबर है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में ओबीसी समाज एक बड़ा समाज है और जिस प्रकार से ओबीसी समाज का अपमान हुआ है उससे समाज आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि संसद में भी ओबीसी समाज के लोग चुनकर आए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल न पिछड़े समुदाय से माफी मांग रहे हैं और न ही कोर्ट में माफी मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सावरकर को जानने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के मसले पर कहा कि देश में बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सारे प्रकरण को राहुल गांधी को राजनीति के चश्मे से नहीं बल्कि कानून के चश्मे से देखना चाहिए। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि गलत बयानबाजी और झूठा प्रचार करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब कांग्रेस और राहुल गांधी को समझ चुकी है। अब कांग्रेस का काला जादू चलने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को वीर सावरकर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विषय से भटकाने और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और वे अपनी दादी की तरह देश में इमरजेंसी की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह के अनर्गल बयान दिए हैं उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस संविधान और न्यायपालिका में विश्वास नहीं करती है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से ओबीसी समुदाय आहत हुआ है और उन्होंने कोर्ट के द्वारा समय दिए जाने के बाद माफी मांगने के अवसर को गंवाया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी को वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुंबई में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर किए गए बयान की निंदा की। सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो कृति करके दिखाएं, सिर्फ बयानबाजी ना करें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वीर सावरकर का बार बार जो अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र वीर सावरकर का देश की आजादी के लिए जो योगदान है, ये सभी को पता है। उनका बार बार अपमान करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के सम्मान के प्रति सावरकर प्रेमी गौरव यात्रा निकालेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर कहा कि वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय है। अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा आसान नहीं है। ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है। हम आपके साथ हैं, लेकिन वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय गांव के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत करने जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को कैप्टिव जॉब उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के तहत जो कंपनियां युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान करेंगी, वे ही उन्हें रोजगार भी देंगी। इस योजना की शुरुआत मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। बीजेपी के विधायक और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पूरा देश 30 मार्च को रामनवमी का त्योहार मनाएगा, लेकिन ममता बनर्जी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना देंगी। ममता बनर्जी की सरकार रामनवमी के दिन रमजान के महीने में आंदोलन करके एजेंसी को डराने धमकाने का काम कर रही है। बीजेपी 29 मार्च को बंगाल की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा 2 करोड़ पहुंच गया है। अवैध घुसपैठियों की संख्या वर्ष 2011 में 5 लाख के आसपास थी। आज अवैध घुसपैठियों की संख्या 9 गुना बढ़ चुकी है और यह आंकड़ा 45 लाख पहुंच चुका है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले देश के हर प्रांत में परिवारवाद, जात पात और तुष्टीकरण के मुद्दे पर चुनाव होता था। आज हर राज्य से ये मुद्दे खत्म हो चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में आज भी तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल की 2 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंची। राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मंत्री फिरहाद हकीम ने उनका स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति कोलकाता में नेताजी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद वे जोरासंग को ठाकुरबाड़ी जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में नेताजी इंडोर स्टेडियम में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति मंगलवार को बेलूर मठ जाएंगी। वे कोलकाता में यूको बैंक के 80 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी।
केंद्र सरकार देश में कोविड-19 और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राज्यों की बैठक बुलाई। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से की गई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से शनिवार को परामर्श जारी किया गया। परामर्श में कहा गया कि लोग भीड़भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने समेत कोरोना संबंधी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। वहीं देश भर के अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका मकसद दवाओं और अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा करना है। और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1805 नए मामले दर्ज किए गए। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.39% दर्ज की गई है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.19% दर्ज की गई। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 10,300 तक पहुंच गई है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग की है। फैजल को हत्या के प्रयास के एक केस में 10 साल की सजा मिली थी, इसलिए उनको सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। इसके बाद 25 जनवरी को हाईकोर्ट ने सजा के साथ साथ दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने अभी तक अयोग्यता का आदेश वापस नहीं लिया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। तमिलनाडु में बिना शर्त आरएसएस को रूट मार्च की इजाजत देने के मद्रास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तमिलनाडु सरकार का कहना था कि वो पूरी तरह से आरएसएस के रूट मार्च के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ संवेदनशील इलाकों को छोड़कर बाकी जगह शर्तों के साथ ही रूट मार्च की इजाजत होनी चाहिए। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टल गई है। के कविता को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ईडी और के कविता को अपनी दलीलों के समर्थन में लिखित नोट जमा कराने को कहा है। कोर्ट
ईडी के समन को चुनौती देने वाली नलिनी चिदंबरम की अर्जी के साथ आगे सुनवाई करेगा। कविता ने इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समन को चुनौती देने के साथ साथ गिरफ्तारी से राहत की मांग की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि श्रीलंका इस क्षेत्र में भारत को एक रक्षक के तौर पर देखता है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका का भारत के साथ सबसे लंबा संबंध रहा है। पिछले हफ्ते हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ एक साक्षात्कार में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अगले विकास केंद्र के रूप में दक्षिण एशिया में विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते में अपग्रेड करना श्रीलंका के हित में होगा। उन्होंने व्यापक और प्रगतिशील व्यापार समझौते और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि श्रीलंका की भारतीय बाजार तक पहुंच और अफ्रीकी बाजार के खुलने को शक्ति प्रतिद्वंद्विता या संघर्ष से बाधित नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका में आर्थिक सुधारों की सफलता और स्थिरता एक नए राजनीतिक ढांचे पर निर्भर करेगी और यह देश प्रमुख जातीय समूहों के मेल मिलाप के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय सुलह के संबंध में अनसुलझे मुद्दों से निपटने के लिए संसद के साथ तमिल सदस्यों के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने संविधान के तहत राष्ट्रीय भूमि आयोग के संचालन का उल्लेख किया, जिसके तहत उत्तर और पूर्व में सही मालिकों को उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि ने भारत में आयोजित जल सम्मेलन में कहा कि अपने जल क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की कई महत्वाकांक्षाएं हैं और देश की सबसे लंबी नदी के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे मिशन आशा की किरण और प्रेरक है। मार्च में 22 से 24 तारीख के बीच संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में ताजिकिस्तान और नीदरलैंड इस सम्मेलन के सह आयोजक रहे। अंतर्राष्ट्रीय जल मामलों में नीदरलैंड के विशेष दूत हेंक ओविंक ने कहा कि गंगा नदी प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। उन्होंने नमामि गंगा नदी और उसकी पारिस्थितिकी के संरक्षण और पुनरुद्धार की दिशा में एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण विषयक एक सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। ओविंक ने कहा कि गंगा नदी हमें यह भी दिखाती है कि हमारे समाज के संदर्भ में पानी कितना संवेदनशील हो सकता है और अगर हम उस नदी और उस संसाधन में निवेश करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को जल दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा के लिए मिशन नमामि गंगे एक प्रेरक कहानी है, वो भी ऐसे समय में जब विश्व जल संकट की चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह विश्व को रास्ता दिखाने में मददगार साबित हो सकती है। इजराइल में पल पल बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से देश में होने वाले न्यायिक सुधार को तुरंत रोकने को कहा है। राष्ट्रपति ने एकता का हवाला देते हुए कहा कि इस विधायी प्रक्रिया को तुरंत रोकने की जरूरत है। इस बीच लिकुड पार्टी के प्रमुख सदस्यों ने भी न्यायिक सुधार से जुड़े विधेयक को रोकने का आह्वान किया है, लेकिन न्याय मंत्री यारिव लेविन और बेन ग्विर और स्मोट्रिच ने इसे रोकने का विरोध किया है। उम्मीद की जा रही है कि नेतन्याहू टेलीविजन पर बयान देंगे, लेकिन फिलहाल उनका संबोधन स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि उनके राष्ट्रवादी धार्मिक गठबंधन के टूटने का खतरा है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान सरकार के सांख्यिकी विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मार्च के अंतिम सप्ताह में महंगाई दर
47% तक पहुंच गया। इसके चलते पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जरूरी सामानों की कीमतों में 228% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर ने आम आदमी के लिए जरूरी 51 वस्तुओं के कीमतों में हुई वृद्धि के आंकड़े जारी किए हैं। इनमें सर्वाधिक 228% की वृद्धि प्याज की कीमतों में हुई है। इसके अलावा आटे की कीमत में भी 120% की वृद्धि हुई है। चाय 94%, केले 89%, चावल 81% और अंडे 79% महंगे हुए हैं। वहीं डीजल की कीमतों में 102% और पेट्रोल के दामों में 81% वृद्धि हुई है। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।